Hello students, today we are going to discuss about electrical conductivity of semiconductors. Semiconductors में electrical conductivity हम derive करेंगे. This is the only derivation of this chapter. इस chapter में ज़्यादा derivations नहीं है. यही एक derivation है जो हम कर रहे हैं इसमें. तो बाकी चीज़ें इसमें theory वाली हैं. So electrical conductivity जैसा कि हम सब जानते हैं उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है. हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम है वो हमें पता चलती है, और रेजिस्टिविटी वो कितना करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अपोज करती है. तो अब हम कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं. अब हम निकालना किसके लिए चाह रहे हैं? सेमीकंडक्टर से. तो इन जनरल चाहे वो किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर हो, मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे? कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स. अगर प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो जितने इसमें पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पर यूनिट वॉल्यूम होल्स होंगे. मतलब नंबर डेंसिटी जो होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की प्योर में बराबर होती है. हाँ, अगर पी टाइप होगा तो होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और अगर एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल्स इसमें कम होंगे. तो अभी हमें पता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर को यहाँ पे कहीं होल्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज, और अगर हम इसको एक बैटरी से जो होती है यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, जब हमने बैटरी लगाई तो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्शन की वजह से होल्स क्या करेंगे? आगे जाने लगेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हमें पता है कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो वो इधर जाएंगे. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और होल्स का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में होगा. जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है उसी तरफ करंट माना जाता है. तो यानी कि होल्स का करंट लेफ्ट टू राइट होगा. IH मतलब करंट ड्यू टू होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो करंट इनका भी राइट में ही होगा. अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में. इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाएगा. तो होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा. तो यानी कि इस सर्किट में जो नेट करंट फ्लो कर रहा होगा, इस पूरे सर्किट में जो इस पूरे क्रिस्टल में से जो नेट करंट आई फ्लो कर रहा होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है उसका सम होगा. अब इसी चीज को हम एक बार पीपीटी में देख लेते हैं. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रिस्टल दिखा रखा है हम लोगों ने, और ये बैटरी हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो ग्रेइश कलर के आपको दिख रहे हैं होल्स, ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पिंक कलर में जो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में होगा, और बाहर जो वायर में से करंट जा रहा होगा वो उन दोनों का सम होगा. तो I इज इक्वल टू IE प्लस IH. सो नाउ वी नो दैट, हमने ये सेकेंड यूनिट में पढ़ा था. याद रखने का तरीका भी बताया था. I इज इक्वल टू निया VD, NEA VD. VD वॉज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी. उसमें हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप. NE मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे कि आप ये क्रिस्टल देख रहे हैं तो इस क्रिस्टल का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. तो A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो करंट हमें याद है इज इक्वल टू निया VD होता था. ये रिलेशनशिप पढ़ते थे. अब यहाँ पे VD होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है होल. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो आप क्या कहेंगे, VE से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसको हम VH से. और NE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो यानी कि नंबर डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की. बाकी होल पे भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस वो पॉजिटिव टाइप का होता है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि दोनों सेम ही क्रिस्टल में से जा रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा दोनों के फॉर्मूलाज में. एक चीज मैं आपको और थोड़ा बता दूं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की VE, वो VH से ज्यादा होती है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली मूव कर सकता है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली मूव कर सकता है एज कंपेयर टू होल. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन. जब हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं. लेकिन जब हम होल्स की बात कर रहे हैं तो होल्स मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. होल का मतलब भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन इन वैलेंस बैंड.
ठीक है, वैलेंस बैंड में, या आप कह सकते हो कि वो जो कोवलेंट बॉन्ड में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उनको बॉन्ड तोड़कर नया बॉन्ड बनेगा और पुरानी नई जगह पर होल क्रिएट होगा। जैसे आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास ये सिलिकॉन है और यहाँ एक होल क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे ये एक और सिलिकॉन है, यहाँ पे एक और सिलिकॉन, ऐसे ऐसे चेन है सिलिकॉन की, और ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ये होल अब यहाँ क्रिएट हो गया। तो वही होल जो पहले आप यहाँ देख रहे थे वो यहाँ आ रहा है। तो नई जगह पे होल को भेजने के लिए अगर होल आगे आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड टूट रहा है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि होल का चलना, होल का मूव करना एक तरीके से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का चलना है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पड़ा हुआ है उसके चलने के समान है। तो बॉन्ड में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए होल धीरे चलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट चलते हैं। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VE होती है वो VH से ज़्यादा होती है। अब हम क्या कहेंगे, बिकॉज I इज इक्वल टू IE प्लस IH हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे IE की जगह आप NEAVD VE लिख देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे NH इंटू E इंटू A इंटू VH लिख देंगे IH की जगह। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है राइट साइड में, तो आप एक तो कॉमन भी लेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे E इंटू ए हमने कॉमन ले लिया है, E इंटू ए, E मतलब चार्ज एंड A मतलब एरिया, तो अंदर NE इंटू VE और NH इंटू VH लिख देते हैं। और करंट जो होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ओम्स लॉ अवे नहीं होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल लगा रखी हो तो इट इज स्लाइटली ओबेड ऑल्सो इनिशियली। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, या आपने बैटरी कम वोल्टेज की लगा रखी है, या आपने वोल्टेज रियोस्टैट की मदद से बहुत कम दे रखी है सेमीकंडक्टर को, तो आप स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ओम्स लॉ को ओबे करता हुआ मान सकते हैं। तो V इक्वल टू IR होता है, तो I की जगह आपने V अपॉन R लिख दिया। अब हमें पता है कि R क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी से फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज द रेजिस्टिविटी, हमें रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकली निकालना है। L इज द लेंथ, इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की लेंथ कितनी है, और A क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं मैंने R की जगह रो L अपॉन A लिख दिया। हम फाइनली रो का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो वो हमने लिखा है, और बिकॉज वी नो दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो R की जगह ये लिख दिया। और अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि V अपॉन L जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाई है वो V वोल्ट की लगाई है, तो यानी कि इस समय इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई हुई है, हमने इसके अक्रॉस इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, जैसे कि, या फिर वैसे कह सकते हैं कि यहाँ हमने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है और यहाँ हमने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया हुआ है, V। और इस सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल की लेंथ कितनी है, L। तो आप क्या कहेंगे कि इस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स, या दोनों आप कह सकते हैं एंड्स जो है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के, उसके क्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और लेंथ L है, तो V अपॉन L क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने यहाँ पे V अपॉन L क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। दिस इज L, ओके, दिस इज नॉट I, दिस इज L। तो V अपॉन L इज इक्वल टू E। तो यहाँ पे जो V अपॉन L था वो E बन गया, और जो A है, एरिया से एरिया दोनों तरफ कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट से, तो बस E अपॉन रो रह गया है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अब आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास म्यू होता है जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं, दैट इज वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ये जो E आपको यहाँ लेफ्ट में न्यूमरेटर में दिख रहा है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि अगर मैं E अपॉन रो जो हमारे पास आ रहा था, और वो इक्वल टू आ रहा था हमारे पास E इंटू NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH। VH is the velocity of holes, V is the velocity of drift velocity of electrons, okay? Any number of electrons per unit volume, and NH मतलब number of holes per unit volume, जिसे हम number density बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसको यहाँ डिवाइड में ले जाएं, E को डिवाइड में ले जाएं राइट साइड में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये चीज होती है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिनोटेड एज मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू एच, होल्स की मोबिलिटी, कि कितनी आसानी से वो
मूव कर सकते हैं, और 1/ρ क्या होता है, सिग्मा। तो ये अकेली एक डेरिवेशन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जिसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो Ne और NH पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और μe और μh पे भी डिपेंड करती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स और होल चल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू Ne इंटू μe प्लस NH इंटू μh। अब यहाँ से दिखना है, समझना भी है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली चल सकता है, आसानी से चल सकता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, और होल्स को थोड़ा चलने में डिफिकल्टी क्यों आती होगी, क्योंकि होल्स का चलना मतलब कोवलेंट बॉन्ड का टूट कर और आगे आगे होल्स का क्रिएट होते जाना, तो वो मुश्किल होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए चलना। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी जो है वो मेनली इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटीज पे डिपेंड ना करते हुए मोबिलिटीज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे होल्स होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन से होने से क्या होगा, अगर वो चले ही ना तो उनकी मोबिलिटी भी वो डिपेंड करता है उन पे, और मोबिलिटी फर्दर टेम्परेचर पे चाहे वीकली लेकिन डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये मान लीजिए कि जो चैप्टर में बचा है वो सब कुछ इसी पे बेस्ड है, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अभी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसमें ऐसा समझ में भी आ रहा है नाम से देखकर कि इसमें एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और जंक्शन मतलब वो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रहे होंगे, और डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड्स का मतलब डायोड वर्ड बन गया है। और ये जो डायोड है वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसका एक एंड है, और दूसरा एंड क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये अभी हम टॉपिक शुरू करें, एक बार हमने जो पिछले लेसन में डिस्कस किया था पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को लेके, एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, मान लो ये पी टाइप है, और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के आप क्या कहोगे कि इसके अंदर बहुत सारे होल्स होंगे, होल्स की संख्या ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। तो इसमें होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, होल्स क्या है आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नंबर में कम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसलिए उन्हें बोल रहे हैं माइनॉरिटी, और होल ज्यादा है तो उन्हें बोल रहे हैं हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। से हम सबके किसके अंदर बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बोल रहे हैं। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में आप क्या कहेंगे कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक क्रिस्टल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर इन नंबर, वेयर एज होल्स आर लेस इन नंबर। अगर यही प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो दोनों बराबर होते हैं। तो आप क्या कहोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, मतलब जो चार्ज कैरी करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे, वो ज्यादा संख्या में है, और होल्स आपके संख्या में क्या है, होल संख्या में कम है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कम है ना, इसलिए माइनॉरिटी, और जो ज्यादा होंगे उन्हें मेजॉरिटी। ठीक है, मेजर अमाउंट में। तो आप यहाँ समझ पाए हैं कि पी टाइप एन टाइप में कौन मेजॉरिटी होते हैं और कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि इसमें ये सब कुछ हुआ क्यों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों हुआ, इसको एक बार हम देखते हैं। इसमें या इस समय जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल है। इस प्योर क्रिस्टल में होता क्या था कि भाई आपके पास जो ये कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसमें होता क्या है कि रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी को लेकर, रूम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर की वजह से जो हीट एनर्जी अवेलेबल होती है सराउंडिंग से, उसको लेकर ये बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड के टूटने की वजह से होता क्या है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था वो अब यहाँ ना रहकर वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है वहां से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो चला गया, फ्री हो गया है, और जब ये फ्री हुआ लाइक दिस,
तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अब जा चुका है और इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पे क्या छोड़ गया अपने पीछे, होल। तो हीट एनर्जी मिलने से ये बॉन्ड जो था यहाँ पे किसी टाइम में जो बॉन्ड था वो नहीं रहा और अब यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये रूम टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी अवेलेबल होती थी उसी से ही काम चलता था और थोड़े बहुत होल्स इलेक्ट्रॉन्स बन जाते थे। कंडक्टिविटी इसी की वजह से थी प्योर सेमीकंडक्टर में। अब हम क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है और प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं कोई डोपिंग एटम्स या डोपेंट्स मिला दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे जहाँ पे आपको एक सिलिकॉन दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें और इसके आसपास जो बॉन्ड्स हैं अभी इसको भी नहीं दिखाते हैं, ओके। तो अब अगर हम मान लो यहाँ पे इस जगह पे सिलिकॉन जहाँ पे रहा हुआ था वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, बोरोन डाल दें से। अब सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, हर सिलिकॉन हर ईच एंड एवरी सिलिकॉन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग। और ये जो बोरोन आया है बीच में, ठीक है, अभी बोरोन आया है, बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा कि बोरोन जो है, क्योंकि उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास पूरे 4 थे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनके बीच में केवल 3 बॉन्ड्स फिलहाल बनेंगे, ओनली 3 बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। अब एज अ रिजल्ट बोरोन के पास एक जगह खाली है जहां पे वो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्चुअली बोरोन हैज द टेंडेंसी टू ट्रैप द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिलिकॉन के पास कोई आसपास इलेक्ट्रॉन होगा या मान लो यही इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बोरोन पे जाके ट्रैप हो जाएगा और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरोन पे जाके ट्रैप हो जाएगा तो बोरोन उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और एज अ रिजल्ट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया तो आसपास कहीं एक और होल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ से चला गया ना, तभी तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल। तो जब भी आप लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज, लाइक बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आया और उसके आसपास कहीं ना कहीं होल बन गया होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने से ये पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर है, क्योंकि बोरोन पे भले ही नेगेटिव आए तो फिर आसपास कहीं होल भी तो है जो पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज तो फिर भी 0 होगा, यानी कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ऐसा करने से हाँ, यहाँ पर एक होल हमेशा बन गया है। ठीक है, बोरोन तो चल नहीं सकता अपने नेगेटिव चार्ज के साथ। बोरोन नेगेटिव आयन इज द इमोबाइल आयन। इमोबाइल आयन मतलब विच कैन नॉट मूव, ओके। और आसपास एक होल क्रिएट हो गया विच कैन मूव। होल चल सकता है, होल कैन मूव, ठीक है, होल आगे पीछे कहीं भी जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उस हिसाब से चलेगा। तो कहने का मतलब जब भी आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की इमेजिनेशन करेंगे तो आपको याद रखना चाहिए एक इमोबाइल आयन जिसके आसपास एक होल द्वारा वो कवर्ड है। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि इट इज कवर्ड बाय, ये बोरोन नेगेटिव किसी होल के साथ कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया वो हमने डिस्कस किया था कि बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन है। अगर अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल में है उनको कैंसिल मान लें टोटली, तो आपके पास 3 प्लस के रह गए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो न्यूट्रल था। लेकिन जब ये चौथा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास आ गया, बोरोन उसको ट्रैप करके बैठ गया। हमने इसको एक्सेप्टर लेवल पे भी डिस्कस किया था ना कि अगर मान लो हमारे पास ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो जैसे आप बोरोन एटम डालते हो तो आपके पास होता क्या है कि वैलेंस बैंड के पास एक लेवल क्रिएट हो जाता है जिसे हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। वो एक्सेप्टर लेवल क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से उठा के अपने पास रख के बैठ जाता है। तो वो उठा के बैठ जाने का मतलब सेमीकंडक्टर में मतलब उस चीज़ का क्या होगा, अगर हम इस वाली डायग्राम में देखें तो हम क्या कहेंगे, बोरोन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उस लेवल पे उसकी एनर्जी आ गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस नेगेटिवली चार्ज आयन कवर्ड विद अ होल विद इट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग क्या कहें कि हमारे पास बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, वही मतलब सेमीकंडक्टर है प्योर, और उसके अंदर हमने फॉस्फोरस एटम डाल दिया है। नाउ हियर यू कैन अगेन सी प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर अगर मान लो हम इस सिलिकॉन को हटा दें और इसके जो चारों तरफ बॉन्ड्स हैं उसको भी डिलीट कर दें, तो जहां पे सिलिकॉन था वहां पे अगर मैं फॉस्फोरस एटम डाल दूं, अब सिलिकॉन के पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अभी अनबॉन्डेड है और जो फॉस्फोरस बीच में आया है वो अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। उनमें से आप क्या कहोगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉस्फोरस के, वो सिलिकॉन जो आसपास है जिनका एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड था उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का अनबॉन्डेड रह गया है। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ से फ्री हो जाता है।
दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के अट्रैक्शन से आप कह सकते हैं दूर चला जाता है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है, इस तरफ चला गया है, फ्री हो गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होल, या आप कह सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है होल की तरह हो कि जो हम मूव कर सकता है, बिकॉज ये चारों बॉन्ड बना चुका है चारों तरफ, तो ये एक तरीके से परमानेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है, जिसको हम इमोबाइल आयन कहते हैं। तो जिस तरीके से आप ये मान रहे थे कि जब हम बोरोन डालते हैं या हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें कोई नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, उसके आसपास होल होता है, ऐसे ही जब आप लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, एक तरीके से फॉस्फोरस या इस तरह का इंप्योरिटी एटम डाला जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें आप ये मानेंगे कि उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे कि फॉस्फोरस का पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और उसके आसपास कहीं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेन जो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा जिसके आसपास एक होल पॉजिटिव था, तो टोटल चार्ज 0 हो गया था, वो न्यूट्रल था। यहाँ पे भी अगर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉस्फोरस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो टोटल चार्ज तो 0 ही होगा, देयर इज नो चार्ज ऑन दिस होल सिस्टम। तो यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल तो होता है लेकिन उसके पास ये चल नहीं सकता, फॉस्फोरस प्लस चल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन चल सकता है, इट कैन मूव। तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है तो ये मूव कर सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा नंबर हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अगर बॉन्ड टूटेगा कोई थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, तो अगर वो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा होल, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जो चल सकते हैं? 2 बॉन्ड टूटने से और एक एक्स्ट्रा जो बन गया फॉस्फोरस डालने से, और होल्स केवल एक। ऐसे अगर हम इसकी संख्या बढ़ाते जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा है और होल्स कम है। फॉस्फोरस प्लस को होल्स में नहीं गिन सकते, इट इज इमोबाइल आयन, इट कैन नॉट मूव, ठीक है, और ना ही इसके ऊपर वो आप कह सकते हो चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया और बॉन्ड बन जाएगा। इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स विद द सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स। तो फॉस्फोरस प्लस कैन नॉट मूव और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव। तो ये चीज़ आपने दिमाग में फिट करनी है कि भाई हमारे पास पी टाइप में नेगेटिव आयन विद कवर्ड विद होल्स, और यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस आयन कवर्ड विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखोगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर है और या राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। भले ही इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं दैट दे आर जॉइंड, पी और एन को जॉइन किया, बट एक्चुअली में ये एक ही क्रिस्टल से डिराइव किए जाते हैं या ग्रो कराए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इनके जो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड से वो चलते जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। अब here you can see that on the left side we are showing p type semiconductor and on the right side we are showing the n type semiconductor। लेफ्ट में हमने p और n, राइट में हमने n टाइप दिखा रखा है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आप ध्यान से देखें जो आपका p टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, बोरोन के ही मान लेते हैं, बोरोन नेगेटिव आयंस है, और ये जो आपको साथ में कवर्ड दिख रहे हैं किसके द्वारा कवर्ड है, ये इनके आसपास क्या है, होल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बात भी करी थी ना कि बोरोन नेगेटिव जो है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करके बैठ गया, अपने पास रख के बैठ गया, और उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन उसकी वजह से आसपास कहीं एक होल क्रिएट हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बोरोन आयंस हैं या होल्स है, तो दीज नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कवर्ड विद होल्स। नाउ ऑन द राइट साइड यू कैन सी आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखा रखा है, और उसके अंदर आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस आयंस हैं, लेकिन उनके आसपास कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कवर्ड है, और लेफ्ट साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिवली चार्ज आयन बोरोन का वो किसी होल्स के द्वारा कवर्ड है। तो इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। ऐसे यहाँ पॉजिटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यह है कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहाँ पे होल्स हैं। अब क्या कहोगे, जब इनको ज्वाइन किया ही होगा, जैसे हमने मान लो इसको ज्वाइन किया और करते ही क्या होगा कि ये तो हम पहले समझ लेते हैं चीज़ों को कि ये जो ग्रे कलर का दिखा रखे हैं ये मोबाइल होल है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन इमोबाइल आयन, नेगेटिवली चार्ज इंप्योरिटी आयन जैसे कि बोरोन का आयन है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है जो मेजॉरिटी कैरियर है, और ये इमोबाइल पॉजिटिव इंप्योरिटी आयन है। फिलहाल के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें नहीं दिखाए। अब जैसे पीएन जंक्शन बनता होगा, अभी हम देखेंगे इसको, देखो यहाँ पे देखो एक बार फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे इमीडिएटली जैसे बना, अभी आप मानो कि बना ही है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ के जो होल्स हैं और वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं, उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मतलब पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं और एन टाइप में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो जिस तरीके से परफ्यूम की बॉटल या एक बहुत ऐसा कोई हम क्या करते हैं ना, अगरबत्ती होती है तो उसके जो हम जलाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कमरे में, पूरे सराउंडिंग में फैल जाते हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी सराउंडिंग में इधर उधर फैलते हैं, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने की टेंडेंसी रखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ, लेफ्ट साइड यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको दिख रहा है कि होल ज्यादा है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन पी वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कम है और एन वाले रीजन में आपके पास होल्स कम है। तो होल्स विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको जो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बोरोन के साथ क्या दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ तादाद कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है। सो दे विल मूव टुवर्ड्स द एन रीजन। ऐसे ही एन रीजन में क्या है, ये पिंक कलर की जो डॉट दिखा रखी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम है। तो आप क्या कहोगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है पी रीजन के कंपैरिजन में, तो वो लेफ्ट मूव करेंगे। तो जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और वहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज आयन थे, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन बोरोन के थे, उन पर से होल चले गए, इसलिए अब वो नेगेटिव रह गए। और होल जब चले गए ना, तो उनके ऊपर से टोटल चार्ज हम ये नहीं कह सकते अभी भी जीरो है, क्योंकि वो उधर चले गए हैं। और ऐसे ही ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है फास्फोरस का, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था, अब वो जब इधर चला गया है, तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि अब वो पॉजिटिव चार्ज अनकैंसल्ड रह गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो हुआ ये होगा कि जैसे ही हमारे पास ये मान लो एक पीएन डायोड है, जंक्शन डायोड, यहाँ हम कहेंगे दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। तो यहाँ बहुत सारे होल्स हैं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें जो इम्प्यूरिटी आयंस है, जैसे कि बोरोन नेगेटिव, उसके आसपास होल है, बोरोन नेगेटिव उसके आसपास होल है, बोरोन नेगेटिव के आसपास कोई होल बैठा हुआ है। ऐसे यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे फॉस्फोरस पॉजिटिव है, उसके आसपास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इधर उधर, और यहाँ पे फॉस्फोरस पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप क्या कहोगे पी और एन को मिलाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जंक्शन क्रिएट होता है, तो होल्स इधर भागते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। और जब होल्स इधर भागेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारे पास होल इधर हुआ करता था लेफ्ट में और इलेक्ट्रॉन इधर होते थे, तो होल्स विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स विल इन दिस, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। वो हाई कंसंट्रेशन, होल्स की संख्या इस तरफ ज्यादा है, उस तरफ कम है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एन रीजन में ज्यादा है और पी रीजन में कम है। तो एज अ रिजल्ट होल्स विल स्टार्ट मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो यहाँ कहीं ना कहीं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएंगे और देयर इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, वो एक दूसरे को। अब क्या कहोगे कि जो बोरोन नेगेटिव है उसके ऊपर तो पहले होल हुआ करता था, जैसे यहाँ पे बोरोन नेगेटिव के आसपास कोई ना कोई होल है, तो वो कवर्ड है एक तरीके से होल से, तो टोटल चार्ज जीरो हो जाता था। लेकिन जब इस डिफ्यूजन के चक्कर में मूवमेंट्स के होने लगी और होल्स उधर और इलेक्ट्रॉन्स उधर जाने लगे और बीच में जंक्शन के आसपास कहीं जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ बॉन्ड बन गए, तो अब ये जो बोरोन नेगेटिव है अब उसके आसपास कोई होल नहीं रहा। ऐसे यहाँ पे जो फॉस्फोरस पॉजिटिव है राइट साइड में, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये जंक्शन या इस जंक्शन के आसपास कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन आने लग जाएंगे, और फिर यहाँ पे फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज आ गया है और वो यहाँ पे एक तरीके से चार्ज क्रिएट होने लग गया है। तो यानी कि पीएन जंक्शन के आसपास, इस रीजन के आसपास यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इस तरफ क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो आप कहेंगे कि ये प्रोसेस तो चलती रहेगी और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव आते ही जाएंगे, और इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जारी रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ये होता अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते, मतलब ये कोई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली आप पार्टिकल, बट होल आपको पता है कि एक तरह की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बट स्टिल इट इज एसोसिएटेड विद सम चार्ज। तो आप क्या कहेंगे कि बोरोन पे जब होल उधर चले गए और फॉस्फोरस के आसपास जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो जब उधर चला गया और वापस में ज्वाइन हो गए डिफ्यूजन के चक्कर में, जब मूव करे तो वो जंक्शन के आसपास ज्वाइन हो गए, तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज अनकैंसल्ड रह गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रह गया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज रह गया। तो आप क्या कहोगे, ये सारा कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हुआ है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हुआ है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये मूवमेंट हमेशा नहीं चला रह सकता है। आप ये सोचें कि यहाँ से अभी भी जो बहुत सारे होल्स होंगे इस तरफ, वो अभी भी चले, वो क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, जो ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये और ज्यादा होल्स को उधर जाने से रोक लेता है। और ऐसे ही
आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन जो है, आप सोचें कि वो इलेक्ट्रॉन चलते ही रहेंगे, नहीं, अब वो रिपेल होकर वापस भी आ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो होल्स का मूवमेंट है वो हमेशा आप कह सकते हो नेट मूवमेंट चलता नहीं रहेगा। अगर होल्स डिफ्यूजन की वजह से उधर जाएंगे तो वो रिपल्शन की वजह से इधर भी आ जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो ड्रिफ्ट होती है और एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से मतलब हाई कंसंट्रेशन की वजह से होल्स की जो टेंडेंसी है कि आप होल्स इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो होल्स आप क्या कहोगे, डिफ्यूज करेंगे एन रीजन की तरफ। करते हैं, शुरू में करते भी हैं बहुत सारे होल्स, लेकिन एक टाइम पे जैसे जैसे ऐसा होता जाता है और जंक्शन के आसपास एक चार्ज आता जाता है तो वो चार्ज क्या करता है, उसको रोकने लगता है। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी तो ये दिखाया हुआ है ना कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करे और होल्स इधर मूव करे तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके आसपास कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया है और उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को उधर नहीं जाने दे रही है फर्दर, या इलेक्ट्रॉन्स को उधर नहीं जाने। वैसे एक्चुअली में अगर वो जाते भी होंगे तो कोई ना कोई रिपल होके वापस भी आ जाते होंगे, तो एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब जितने नंबर, मान लो अगर 100 होल्स डिफ्यूज करके राइट साइड में चले गए तो कोई ना कोई रिपेल होकर वो वापस भी आ जाएंगे, तो नेट फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि एक टाइम बाद हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली देखा जाए तो कोई होल और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पा रहा है क्योंकि जंक्शन के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो इधर से होल्स को नहीं जाने देती और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देती। तो शुरू में तो कोई चार्ज नहीं था, जैसे पीएन जंक्शन बना था और यहाँ बहुत सारे होल्स थे और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप क्या कहोगे, शुरू में तो कोई जंक्शन पे अभी कोई फील्ड नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे ये होल्स इधर मूव करे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करे, तो इस जंक्शन के आसपास पी रीजन वाली साइड पे क्या आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर वाली साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बोरोन के आसपास के होल्स चले गए और यहाँ पे फॉस्फोरस जहाँ था पॉजिटिव, या एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ था उसके जो फॉस्फोरस आयंस थे अब वो पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि उनपे से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, जंक्शन फील्ड कहते हैं इसको हम लोग, और वो फर्दर होल्स के मूवमेंट को क्या कर रही है, एक तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है और इफेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फर्दर नहीं हो सकता है, ठीक है, इफेक्टिवली या टोटल में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस खास रीजन को, इस क्षेत्र को जहाँ पे चार्जेस आ गए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो है एक्चुअली में इमोबाइल आयंस। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो ना चल सकने वाले बोरोन आयंस हैं ये नेगेटिवली चार्ज, और ये ना चल सकने वाले फॉस्फोरस पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये तो मूव कर नहीं सकते हैं। इस रीजन में आपको जो ये हम ग्रे कलर की डॉट्स और पिंक कलर की डॉट्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल दिखा रहे थे, इस रीजन में है ही नहीं। तो यानी कि ये रीजन डिवाइड है या वंचित है किन चीज़ों से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल से। मतलब इस रीजन में ये चीज़ डिप्लीट हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना ओजोन लेयर डिप्लीशन, जहाँ से ओजोन लेयर हट जाए तो हम कहेंगे ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया है, वो अलग बात है। वैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं रह गए, तो यहाँ पे डिप्लीट हो गया या डिप्लीशन हो गया किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। नाउ अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव फॉस्फोरस आयन से निकलकर नेगेटिवली चार्ज बोरोन आयंस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा V, ठीक है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा। तो आपको एक बार समराइज वे में इसको देख लेना है कि होल्स डिफ्यूज करते हैं P से N, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं N टू P डिफ्यूजन की वजह से। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जंक्शन के आसपास यानी कि इस रीजन में कहीं ना कहीं क्या करते होंगे, कंबाइन होते होंगे। हर एक कॉम्बिनेशन से या रिकॉम्बिनेशन से एक इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल बनते हैं, उनके जुड़ने से फिर से बॉन्ड बन जाता है और वो गायब हो जाते हैं वहां से। जब होल्स यहाँ से चले जाते हैं तो जो अनकम्पनसेटेड या अनकैंसल्ड इमोबाइल आयंस हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस पी टाइप रीजन में, वो क्या करेंगे, फर्दर यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज है ना, वो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देंगे। वही बातें हैं जो हमने अभी समझाए हैं। तो अगर एग्जाम में आए एक्सप्लेन द पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन समझाने के लिए आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन इन द पीएन जंक्शन डायोड, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज समझना है। ऐसे ही जब आप क्या कहोगे कि यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया एन रीजन में, तो वो फर्दर होल्स को इधर मूव नहीं करने, रिपल्शन, FR मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने लगता है। पॉजिटिव डोनर आयन जो है एन रीजन में और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन जो है पी रीजन में, अब वो अनकम्पनसेटेड रहते हैं। और इस रीजन में जहाँ पे आपके पास ये आयंस है, इस रीजन में जहाँ पे आपके पास ये बोरोन नेगेटिव आयन, फॉस्फोरस पॉजिटिव आयंस हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, ठीक है।
तो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्जेस। डिप्लीशन का मतलब कुछ वहां से गायब हो गया, हट गया, तो क्या चीज वहां नहीं अवेलेबल है, वहां पे कोई मोबाइल चार्जेस अवेलेबल नहीं है। चार्जेस हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, इमोबाइल है। इस रीजन को हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन पी रीजन। एन रीजन का पोटेंशियल थोड़ा सा आप कह सकते हैं पी से हाई होता है। क्यों? क्योंकि एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, आप देख सकते हो ये जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है इस तरफ पॉजिटिव है और पी रीजन में नेगेटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ प्लस दिखा रहे हैं। और यहाँ ये एक फिक्टिशियस बैटरी है, काल्पनिक बैटरी, हम यहाँ पे एक बैटरी मान सकते हैं। जैसे हमारा ये पी रीजन है और ये हमारे पास एन रीजन है। पी रीजन में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, बोरोन नेगेटिव का, और यहाँ पे फॉस्फोरस पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ का पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी, हम एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक बैटरी जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस इमेजिन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जैसे कि डायग्राम में दिखाया था, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर मतलब जो और ज्यादा होल्स को, बैरियर मतलब क्या, रुकावट, दीवार, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ज्यादा होल्स को इस तरफ आने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो रिपेल करने की कोशिश कर रहा है उसको। तो यहाँ एक तरीके से उसके वो बैरियर है, वो रुकावट है होल्स के मूवमेंट के लिए। अब पोटेंशियल बैरियर, हाइट ऑफ द बैरियर, द फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैरियर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसकी जो विड्थ है, इसको हम क्या कहते हैं, बैरियर विड्थ या विड्थ ऑफ द बैरियर। और यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी बन जाती है, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे काल्पनिक बैटरी है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये सिलिकॉन की डायोड है तो वो उसके लिए 0.7 वोल्ट होता है, और अगर ये जर्मेनियम का डायोड है तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जंक्शन पे, वो कितना आएगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो अलग अलग के लिए, सेमीकंडक्टर की जो डायोड है सिलिकॉन की बनी है, जर्मेनियम की बनी है, उसके लिए अलग अलग होता है। पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को रोकता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी हो तो वो उसको क्रॉस कर सकते हैं, और ऐसे ही पोटेंशियल बैरियर हेल्प करता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट में। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बाइजिंग ऑफ अ डायोड। बाइजिंग ऑफ अ डायोड का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, और हमने क्या करना है, अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को, पी टाइप रीजन को हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव से जोड़ दें और एन टाइप रीजन को नेगेटिव से जोड़ दें, तो हम कहते हैं कि हमने इसकी फॉरवर्ड बाइजिंग कर दी है। हमने इसकी कौन सी बाइजिंग कर दी है, फॉरवर्ड बाइजिंग। अब आगे का चैप्टर इस बाइजिंग पे ही बेस्ड है। अब आपको अंदर से पीएन जंक्शन कैसे बनता है, यहाँ कुछ नेगेटिव आ जाता है, यहाँ कुछ पॉजिटिव आ जाता है, वो आपको सारी इंटरनल कहानी समझ में आ गई है पीएन जंक्शन डायोड की, जंक्शन पे क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन अब हम इसकी बाइजिंग समझ रहे हैं। तो फॉरवर्ड बाइजिंग मतलब पी टाइप रीजन को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन टाइप रीजन को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग। और ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइजिंग। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप ये लगा लीजिए कि आपका आगे का चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, तो उसको कहेंगे हम फॉरवर्ड बाइजिंग। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से, बैटरी से और टर्मिनल से, और ऐसे एन टाइप को पॉजिटिव से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, इसका सिंबल भी होता है डायोड का, जो पी रीजन है उसको हम ट्राइंगुलर से एरो जैसे से दिखाते हैं, और एन टाइप को इस स्ट्रेट लाइन से। तो ये पी है और ये एन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मान लो मैंने पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ रखा है और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ रखा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज फॉरवर्ड बाइजिंग। और ऐसे ही अगर हमने पी टाइप को सिंबल की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, और इसको नेगेटिव से जोड़ रखा है और इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स बाइजिंग। तो फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग क्या होती है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम एक बार उसको डिटेल में समझते हैं कि फॉरवर्ड बाइजिंग के दौरान होता क्या है। इस समय आपको एक डायोड दिखा रखी है, ये जंक्शन के आसपास क्या होता है आपको सबको कहानी पता है। आपको बताया था कि जंक्शन के एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिवली चार्ज आयंस रह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटली कुछ चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक वोल्टेज या एक तरह की फिक्टिशियस बैटरी जैसा यहाँ पे कुछ बन जाता है। अब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, और बैटरी देखो ध्यान से कैसे लगाई हम लोगों ने, यहाँ पे हमने पॉजिटिव को पी टाइप से जोड़ा है और नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ा है, तो इसको हम कौन सी बाइजिंग कहेंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग कहेंगे। अब ध्यान से एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इस तरीके से पी टाइप को जब हम पॉजिटिव से जोड़ने वाले हैं और एन टाइप को जब हम नेगेटिव जोड़ेंगे, तो पी टाइप से के अंदर जो होल्स हैं वो पॉजिटिव से रिपेल होकर उस तरफ भाग जाएंगे, और नेगेटिव से के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव से जुड़ने के बाद उस तरफ भागना शुरू करेंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे। और जब वो फ्लो करते हैं तो इस रीजन में आप क्या कहेंगे कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के मूवमेंट की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर पहले थिक हुआ करती थी, अब देखो ये इतनी थिक थी, अब मूवमेंट की वजह से चार्ज कैरियर्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो फ्लो होना शुरू हुआ है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, वो तभी होगा अगर आप मान लो ये सिलिकॉन की डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड में कितना पोटेंशियल बैरियर होता है, कितनी वोल्टेज आ जाती है इधर, 0.7 वोल्ट। अगर आप 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा की वोल्टेज लगाएंगे तभी होल्स क्या करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसको भी हम ग्राफ से भी समझेंगे। तो डिप्लीशन लेयर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पतली हो गई है फॉरवर्ड बाइसिंग। नाउ let us see, when the positive terminal of the battery is connected to the p region and negative terminal of the battery is connected to n region, तब हम pn junction diode को क्या कहते हैं, forward biased कहते हैं। then the pn junction diode is said to be forward biased। अब होता क्या है कि जब आप forward biasing करते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो होल्स को रिपेल करता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। तो एज अ रिजल्ट आप क्या कहोगे कि जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो इसमें जो होल्स होते हैं, पी रीजन में जो होल्स होते हैं वो इधर भागना शुरू कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से रिपेल होकर इधर जाने शुरू कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट कुछ डिप्लीशन लेयर में भी वो एंटर कर जाते हैं, और तो इफेक्टिवली डिप्लीशन लेयर उस जगह को कहते हैं हम लोग जहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। लेकिन अब तो वो मूव करने लग गए, तो वहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, और पोटेंशियल बैरियर और विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन की वो भी हम क्या कहेंगे, कम हो जाएगी। Therefore, a large number of majority charge carriers, mainly आपको समझना है ये जो आपको करंट दिख रहा है ना, IH होल्स का करंट और IE इलेक्ट्रॉन्स का करंट, इस डायोड के अंदर से इस रीजन में होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको ये समझना होगा जो यहाँ पे मेन करंट फ्लो कर रहा है आप क्या कहेंगे, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है। मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फिलहाल दिखाई भी नहीं है डायग्राम में। वैसे तो हम पता है कि पी रीजन में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और थोड़े से होल्स होते हैं, लेकिन द मेनली द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री और इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से इन द एन रीजन दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही फॉरवर्ड बाइस में करंट दिखता है, दोनों का करंट जुड़ जाता है। और ये एक्चुअल में आप आगे सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात जो समझने की है कि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट फ्लो करता है, करंट पहली बात तो ठीक ठाक करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट द करंट फ्लोज, मिली एम्पियर में भी करंट फ्लो कर सकता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू कैन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मतलब ठीक ठाक करंट फ्लो करेगा मान लेंगे, और वो किसकी वजह से फ्लो करेगा, किसके मूवमेंट की वजह से फ्लो करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ लेट अस डिस्कस रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर हम क्या कहेंगे, फिर से हमारे सामने वही डायोड का डायग्राम है। अब हमने देखो उल्टा बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या कहोगे कि पी रीजन को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और यहाँ पे आपको पता है एक तरह की फील्ड है, जंक्शन की फील्ड है जो होल्स को उधर जाने से रोक रही है और इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने से रोक रही है। अब जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या, जो यहाँ पे होल्स थे वो लेफ्ट में आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल से, और जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो राइट साइड में आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आते, तो जंक्शन के आसपास जो ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर हम किसको बोलते हैं, उस रीजन को जहाँ पे क्या नहीं मिलता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं मिलते, मतलब चार्ज कैरियर, वो रीजन बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या हुआ था, फॉरवर्ड बाइस में हुआ था कि जंक्शन की जो आसपास डिप्लीशन लेयर थी वो उसकी जो विड्थ थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज। लेकिन अगर हम यही सारी बात किस में करें, यू कैन से रिवर्स बाइस में, आरबी मतलब रिवर्स बाइस में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर चार्ज कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनके लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो जाने की वजह से, बैटरी के अट्रैक्शन की वजह से, तो आप क्या कहोगे, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि रिवर्स बाइस में क्या होता है और फॉरवर्ड बाइस में क्या क्या होने को देखने को मिलता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ हमारे पास उल्टा हम क्या कहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर और इधर अट्रैक्ट होकर बैठ गए। तो फिर करंट कैसे फ्लो करता होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई है, फील्ड बढ़ गई है, वो तो हमें पता है, मतलब विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली
होल्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन के वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो हम क्या कहेंगे कि जंक्शन से दूर हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं। इसलिए तो जंक्शन के आसपास जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो बीच में जंक्शन दिख रहा है जहाँ ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसके आसपास जो आपको एक डिप्लीशन रीजन दिख रहा है, डिप्लीशन लेयर दिख रही है, वो क्या हो गई है, विड्थ में इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर और उसकी विड्थ क्या होती है, बढ़ जाती है। और यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चौड़ी विड्थ की वजह से, रिपल्शन की वजह से, कि वो जाने में, तो वो नहीं जा पाते हैं बेसिकली। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ करंट पहली बात तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं करता है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, इसको हमने जोड़ रखा है किससे, नेगेटिव से, और इसको हमने जोड़ रखा है पॉजिटिव से। तो हमने इसको एक तरीके से रिवर्स बाइस किया हुआ है। और आप क्या कहेंगे, रिवर्स बाइस करने की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से सारे होल्स लेफ्ट में आके पी रीजन पे आके पुल अवे हो जाते हैं। मतलब यहाँ जो होल्स रहा करते थे वो आप क्या कहोगे, अट्रैक्ट होके इधर जमा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो गए हैं। जब ये अवे चले गए हैं तो आप क्या कहेंगे कि जो बीच में डिप्लीशन लेयर थी वो पहले मान लो अगर इतनी विड्थ में थी, इतनी चौड़ी थी, तो इतनी चौड़ी हो गई, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई है। और इस वजह से आप क्या कहोगे, होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना मुश्किल हो गया है। तो पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो पुल्ड अवे हो गए एंड दे कैन नॉट क्रॉस दिस जंक्शन। तो फिर करंट तो फ्लो ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट तो चार्ज कैरियर्स के फ्लो की वजह से करता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ये पी रीजन है लेकिन इसमें थोड़े बहुत मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, और भले ये एन रीजन है यहाँ पे थोड़े बहुत होल जरूर होंगे। तो एज अ रिजल्ट इस नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और होल्स इस पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से इधर रन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, पहली बात तो बहुत थोड़ा करंट फ्लो करेगा क्योंकि हमारे चार्ज कैरियर्स भी बहुत कम है। यहाँ पहली बात तो करंट फ्लोज करता है लेकिन बहुत कम, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज। फॉरवर्ड बाइज में करंट ठीक ठाक फ्लो करता है, लेकिन इसमें हम कहेंगे लगभग ना के बराबर करंट फ्लो करता है। और वो भी किसकी वजह से करता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई थी, घट गई थी, और यहाँ पे करंट फ्लो करता है और ज़्यादा करता है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। और जब हम डायोड की उसी डायोड की रिवर्स बाइजिंग कर देते हैं, उल्टा करके बैटरी को जोड़ देते हैं या डायोड को उल्टा कर देते हैं, तो करंट लगभग जीरो ही हो जाता है, बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। मान लो पहले करंट अगर मिली एम्पियर में चल रहा था तो अब केवल माइक्रो एम्पियर में 1000 गुना कम हो जाता है करंट। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत करंट चलता है, वो भी मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जैसे फॉरवर्ड बाइज में होल्स तो रिपेल होकर उधर भागते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ डिप्लीशन लेयर विड्थ में बढ़ गई है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, वो है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ये वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है आप कह सकते हैं इट इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हियर यू कैन सी अ डायोड। अब देखो अगर हमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाना है तो हमें वोल्टेज मापनी भी तो पड़ेगी। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है और करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे मिली एमीटर को लगाया है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, वैसे भी समझें। Here we can see that we have a डायोड। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बना रहे हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। ये हमने पॉजिटिव पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन टाइप को नेगेटिव, यानी कि हमने इसकी कौन सी बाइजिंग कर दी, फॉरवर्ड बाइजिंग कर दी। अब जब हमने इसकी फॉरवर्ड बाइजिंग कर दी है तो यहाँ पे वोल्टेज को हम चेंज भी करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा रहे हैं। और करंट को हमें मेजर भी करना है, तो अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हम यहाँ पे कहीं एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन पुट अ एमीटर ओवर हियर, यहाँ पे हम एमीटर लगा सकते हैं या मिली एमीटर। सो बेसिकली वी हैव पुट अ मिली एमीटर ओवर हियर। अब ये मिली एमीटर हमने सीरीज में लगाया है, ये डायोड है और ये मिली एमीटर, आप देख सकते हो इसमें से जो करंट जाएगा और जो डायोड में से करंट जाएगा दैट विल बी सेम। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर लगा दिया। अब हम क्या कहेंगे, हमने सब इसकी फॉरवर्ड बाइजिंग कर रखी है और हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास आप क्या कह सकते हैं,
वोल्ट मीटर है और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर है। अब देखिए जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज हम बढ़ाएं कैसे इस डायोड के अक्रॉस। आपके पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा हुआ है। अगर हम रियोस्टैट को नॉब को बिल्कुल इधर ले जाएं तो सारी की सारी वोल्टेज या उस बैटरी का बहुत सारा वोल्टेज का जो कंपोनेंट है वो रियोस्टैट के क्रॉस आ जाएगा और फिर आप क्या कहेंगे, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो बहुत कम होगी, जिसको हम लोग इस वोल्ट मीटर की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। और यानी कि ये जो रियोस्टैट है हम इसकी मदद से वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे फिजिक्स लैब में, तो हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को चेंज कर करके देखेंगे और देखेंगे कि उसकी वजह से करंट पे क्या चेंज आता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि पी रीजन के आसपास जो जंक्शन के आसपास जो एक फील्ड आई हुई है, आपको पता है पी रीजन में जंक्शन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और एन रीजन में जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एक तरह की मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस बैटरी जैसा कुछ बन जाता है। यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी है जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट की है। अब मान लीजिए इस समय आपने इसके अक्रॉस 0.1 वोल्ट लगा रखा है। कितना लगा रखा है? 0.1 वोल्ट लगा रखा है। क्या करंट चलेगा इसमें से? द करंट विल नॉट फ्लो बिकॉज यहाँ पे जो होल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इस पे नेगेटिव चार्ज है। वो मूव करना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव है यहाँ पे हमने जोड़ रखा है उसको, लेकिन उनको जो दौड़ने के लिए पोटेंशियल चाहिए वो 0.7 वोल्ट से कम है। हमने इस समय इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 0.1 वोल्ट का है और वो 0.7 वोल्ट के सामने इनसफिशिएंट है। तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे, इस समय 0.1 वोल्ट पे करंट फ्लो नहीं करेगा, मिली एमीटर में करंट 0 दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएं, ग्राफ में अगर मान लो मैं यहाँ वोल्टेज दिखाऊँ 0.1, 0.2, 0.3, 4, 0.5, 6, 7, 0.8, 0.9 ऐसे। तो ये सबसे पहला वाला मार्क है 0.1 वोल्ट का। यहाँ पे हमने वोल्टेज दिखा रखी है और यहाँ पे हमने करंट दिखा रखा है। तो हमें पता है कि 0.1 पे करंट नहीं फ्लो करेगा। 0.2 कर दूं तो भी नहीं करेगा, 0.3 कर दूं इसको तो भी नहीं करेगा, 4 कर दें तब भी नहीं करेगा, 5 है ना, तो 0.6 तक भी करंट नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम 0.7 या उससे ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो हम देखेंगे कि करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अब होल्स को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो जो इस डिप्लीशन लेयर के चार्ज ने रोक रखा था वो उससे ज़्यादा हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप दीवार को फांद सकते हैं ना, तो यहाँ पे जो दीवार बनी हुई है पोटेंशियल बैरियर वाली जो दीवार बनी हुई है उसको वो क्रॉस कर देगा। तो 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको हम 0.7 कहेंगे, तो 0.7 कहेंगे। तो यहाँ तक तो करंट 0 ही है, यू कैन सी दैट करंट इज 0। लेकिन जब हम 0.7 वोल्ट से बढ़ते हैं आगे तो आप देख सकते हो कि करंट स्टार्ट राइजिंग। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक जो हम देख रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख सकते हो करंट बढ़ने लग जाएगा और वो करंट आपको मिली एमीटर से मेजर करके रखना है। तो कितनी वोल्टेज लगा रखी है हमने डायोड के अक्रॉस वो हमें वोल्ट मीटर से पता चलेगी। हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रखा है और मिली एमीटर को हमने किस में लगा रखा है? सीरीज में। तो वोल्ट मीटर बता रहा है कि डायोड के क्रॉस कितनी वोल्टेज है और मिली एमीटर सीरीज में लगा के बता रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट आप कह सकते हो 0 ही रहता है जब तक वोल्टेज 0.7 से आगे नहीं आती। उसके बाद करंट क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। तो ये जो वोल्टेज है जिसपे 0.7 वोल्ट के आसपास, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। इफ यू सी दैट इट इज लाइक अ नी शेप, लाइक अ नी, तो इसको नी वोल्टेज कहते हैं। आई थिंक आपको इसमें आ रहा होगा ग्राफ, ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आपने इसकी फॉरवर्ड बाइजिंग कर रखी है और आपने ग्राफ बना दिया है तो ये भी समझे कि होल जब इधर मूव करते होंगे, जब आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज लगा देते होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करते होंगे तो करंट किधर मूव करता होगा? होल्स P2N जा रहे हैं तो करंट आपका P2N जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर N2P भी आ रहे हैं लेकिन करंट आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P2N, है ना, करंट P से N जा रहा है। तो करंट आपका P से N जा रहा है और जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ रखा है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सिनेरियो। फॉरवर्ड बाइजिंग का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया आपको, ये शेप आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ये जो शेप है ना, ये फॉरवर्ड बाइजिंग की शेप, की वोल्टेज के साथ कैसे करंट वेरी करता है इन केस ऑफ अ फॉरवर्ड बाइजिंग। नाउ लेट्स सी दैट हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे किसके? रिवर्स बाइजिंग में। कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए हमें वोल्टेज बदल बदल के करंट पे क्या वैल्यू आती है उसको चेक करना है, उसको ग्राफ बनाना है। तो अगेन ये मेरे पास एक डायोड है, इस डायोड के बीच में आपको पता है जंक्शन है, ये सोल्डर्स जो जॉइनिंग होती है इनकी, और यहाँ पे अगर हम उल्टा बैटरी लगा दें इस बार और यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा देते हैं और यहाँ पे हम एक मिली एमीटर जोड़ देंगे, यहाँ से इसको हटा देना,
और यहाँ से ऐसे करके इसको पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। तो स्टोरी वही है, ये नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ से अगर ये नेगेटिव है ना तो हमें ये नेगेटिव से नेगेटिव जाना है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें ऐसे करके सोचना है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ये जो है हमारे पास, इधर से हम जुड़ रहे हैं तो नेगेटिव और इधर से जुड़ रहे हैं तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आएगा, ठीक है। टर्मिनल्स के कनेक्शन गलत नहीं होने चाहिए। अब आप क्या कहेंगे कि जैसे कि हमें पता भी है कि यहाँ पे बहुत कम, मतलब ज़्यादातर जो होल्स होंगे वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर अट्रैक्ट होंगे। जंक्शन की जो लेयर है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इसमें जो करंट है वो थोड़ा बहुत आपको पता है पी रीजन में, ये जो सारा रीजन है इसको पी कहेंगे, सारे रीजन को एन कहेंगे, तो पी रीजन में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन रीजन में थोड़े बहुत जो होल्स होते हैं, उसकी वजह से मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा। और वो करंट यहाँ पे जो आप लोग लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, उस पर इंडिपेंडेंट ही होता है, मतलब वो थोड़ा बहुत करंट होता है। आप अगर ज़्यादा वोल्टेज लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चार्ज कैरियर्स ही बहुत कम है। वोल्टेज क्या करेगी, अगर चार्ज ही ना हो ना, उतने कैरियर्स ही ना हो करंट को फ्लो करवाने के लिए, तो आप तभी इफेक्ट दिखा सकती है वोल्टेज जब अपना करंट आपके पास ज़्यादा हो, और या मतलब चार्ज को कैरी करने वाले ज़्यादा हो, तभी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। नाउ व्हाट वी कैन सी दैट कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन P से N की तरफ जा रहा है, और N रीजन में जो थोड़े बहुत होल्स हैं वो N to P जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन P से N जा रहा है तो करंट कहाँ जा रहा होगा, सोच के बताओ। अगर करंट, इलेक्ट्रॉन अगर आपका P से N जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा इस बार N to P अपोजिट, और हमने बैटरी भी उल्टी लगा रखी है। तो हम इसका ग्राफ, जैसे अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनाया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है ग्राफ, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो हम बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि करंट उल्टा जा रहा है, N to P में बनाएंगे। वोल्टेज इधर दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे और करंट वाई एक्सिस पे, क्योंकि इस बार वोल्टेज और करंट दोनों अपोजिट लगा रखे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। और एज अ रिजल्ट हम लोग जो देखेंगे कि हम वोल्टेज ज़्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे करंट में कोई खास इंक्रीज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा उस वोल्टेज पे थोड़ा सा भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VZ या V ब्रेक डाउन, तो इसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आप क्या कहोगे, उस समय क्या होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वोल्टेज हो जाती है कि इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आ जाते हैं, और उसकी वजह से एकदम से चार्ज आ जाता है, और जिसकी कमी थी, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो कर रहा था, वो एकदम से हमें मिल जाता है वहाँ पे। तो एकदम से करंट राइज करता है थोड़ी सी वोल्टेज के साथ ही। तो हम लोग बेसिकली ये कहेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, जहाँ हमने देखा एक कटिंग वोल्टेज या एक नी वोल्टेज का करंट नहीं बढ़ता और एकदम से फिर बढ़ने लगता है, तो यहाँ वोल्टेज और यहाँ करंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नी वोल्टेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ है ना, तो आप क्या देखोगे, करंट ना के बराबर बढ़ रहा है या बढ़ ही नहीं रहा है, लगभग कॉन्स्टेंट है। लेकिन हाँ, एक वोल्टेज यहाँ पे भी आ जाती है ऐसी, जहाँ पे करंट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, वहाँ उसको ब्रेक डाउन नहीं कहोगे, लेकिन यहाँ एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम ब्रेक डाउन कहेंगे। तो मैंने दोनों ग्राफ अभी एक ही टाइम दिखा दिए हैं, वी ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो करंट है इस वाले स्केल में, नीचे वाले में, वो माइक्रो एम्पियर में है, और जो यहाँ है वो मिली एम्पियर में, ठीक है। यहाँ तक आप केवल 0.7 वोल्ट तक आए हो, और यहाँ पे तो आप मान लो -10 वोल्ट तक चलेगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ आप क्या कहोगे कि ऐसी वोल्टेज आती है जहाँ करंट एकदम से अब्रप्टली बढ़ता है। उसका कारण क्या है, आमतौर पे अगर कोई साधारण डायोड होगी तो वो उस टाइम पे जल जाती है, ठीक है, वो डायोड जल जाती है, क्योंकि इतना हाई करंट उसमें से अगर पास होगा तो वो डायोड हीट अप हो जाती है। तो एक ऑर्डिनरी डायोड तो ऐसी सिचुएशन को झेलने के लिए बनी ही नहीं होती है, ब्रेकडाउन को। हाँ, कुछ खास तरह की डायोड्स होती हैं जिसको हम जेनर डायोड बोलते हैं, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम कर सकती हैं, वो जलती नहीं है उनके भी, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम उसमें से कितना करंट पास करा सकते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो एम्पियर में है, ये दिखा रहा है कि करंट कितना कम है रिवर्स बाइस के दौरान, और यहाँ मिली एम्पियर में है, तो यहाँ दिखा सकते हो कि फॉरवर्ड बाइस में अच्छा खासा करंट चल रहा है। तो आपको आई थिंक ये दोनों डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इट इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओके। तो अब हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसके बाद, वो है हमारे पास, दैट इज यू कैन से रेक्टिफायर, जो एप्लीकेशन है डायोड की, ये डायोड कहाँ काम आती है, रेक्टिफायर्स में काम आएगी, हाफ वेव, फुल वेव हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये सब कुछ हमें डायोड की फंक्शनिंग के बाद ही समझ में आएगा। तब तक आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे।
till then keep learning and practice.